इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और अहम ऐतिहासिक विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हमारी आज की स्रोत सामग्री हमें सीधे 1947 के उस ऐतिहासिक दौर में ले जाती है जब भारत आज़ाद हुआ था। देखिए, हम पूरी तरह से स्रोत में दी गई जानकारियों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय एक नए राष्ट्र के सामने आखिर कौन सा गहरा वैचारिक चौराहा खड़ा था। ये सिर्फ इतिहास की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये विचारधाराओं का वो बुनियादी टकराव है जिसने भविष्य की नींव रखी। तो चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले 1947 का वो वैचारिक चौराहा, उसके बाद स्वदेशी मार्ग यानी धर्म और अध्यात्म, फिर उधार लिए गए पश्चिमी विचारों का विश्लेषण, इंडोलॉजी और उसका असर, और आखिर में इस सवाल पर विचार करेंगे कि सच्ची आज़ादी का असल मतलब क्या होता है। तो आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 1947 वैचारिक चौराहे पर भारत। स्रोत के अनुसार ये समझना बहुत जरूरी है कि आज़ादी के वक्त असल में क्या हुआ था। स्रोत में एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात कही गई है। असली आज़ादी केवल राजनीति या सत्ता बदलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों के सोचने का तरीका कैसा है। स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसकी वैचारिक आज़ादी से होती है, न कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से। ये एक ऐसा विचार है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। देखिए, स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक स्थिति की ओर इशारा करता है जिसे सत्ता का हस्तांतरण कहा गया है। इसका मतलब ये है कि सत्ता चलाने वालों के चेहरे तो बदल गए, लेकिन जो पूरी व्यवस्था थी, चाहे वो नौकरशाही हो, न्यायपालिका हो या प्रशासनिक संस्थाएं, वो सब काफी हद तक पश्चिमी ही रहीं। स्रोत के मुताबिक इससे तुरंत ही एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा हो गया। एक तरफ प्रशासन का वो विदेशी ढांचा था और दूसरी तरफ देश की अपनी मूल चेतना। ये एक ऐसा अंतर्विरोध था जिसका असर आने वाले कई दशकों तक पड़ना तय था। अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, स्वदेशी मार्ग, धर्म और अध्यात्म। स्रोत बताता है कि उस वक्त भारत के पास अपनी प्राचीन परंपराओं से जुड़ा एक और रास्ता था। अब जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर पश्चिमी नजरिए से इसे केवल रिलीजन या पूजा पाठ से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि यहाँ धर्म का मतलब बिल्कुल अलग है। ये वो सार्वभौमिक सिद्धांत है जो एक व्यक्ति के दैनिक कर्तव्य से लेकर पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। स्रोत इसे भारतीय सभ्यता की मूलात्मा और हर काम के पीछे का आधार मानता है। यहाँ पे 2 बिल्कुल अलग नजरियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। एक तरफ है अध्यात्म, जिसे स्रोत शाश्वत, अमर और जीवन का असली केंद्र मानता है, और इसके ठीक विपरीत है भौतिक पदार्थ, जिसे केवल अस्थायी और नश्वर माना गया है। स्रोत ये तर्क देता है कि यही वो मुख्य अंतर है जो स्वदेशी मार्ग को पश्चिमी भौतिकवाद से पूरी तरह अलग करता है। दोनों के लक्ष्य एकदम अलग दिशाओं में जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये आध्यात्मिक दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। स्रोत के अनुसार इसी ने पूरे समाज को ढाला। इसमें वर्ण व्यवस्था यानी अलग अलग भूमिकाएं और पुरुषार्थ जैसे सिद्धांत शामिल थे। सबसे अहम बात जो स्रोत उजागर करता है वो ये है कि इस नजरिए में समाज को कोई एक जैसी भीड़ नहीं माना गया। मतलब सफलता का पैमाना सबके लिए एक जैसा नहीं था। हर इंसान की अपनी एक अलग क्षमता होती है और जीवन का उद्देश्य उसी क्षमता को पहचानकर उसे निखारना था। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, उधार लिए गए पश्चिमी विचार। स्वदेशी मार्ग को समझने के बाद अब उन विचारों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं जिन्हें स्रोत उधार लिया गया मार्ग कहता है। आज़ादी के बाद जिन विदेशी विचारधाराओं का सबसे ज्यादा असर पड़ा, स्रोत के अनुसार उनमें से एक प्रमुख विचारधारा साम्यवाद या कम्युनिज्म थी। इसे पूरी तरह से एक भौतिकवादी दर्शन बताया गया है। स्रोत तर्क देता है कि यह विचारधारा सब कुछ केवल वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखती है और धर्म, परिवार या राष्ट्र की पारंपरिक अवधारणा का खुला विरोध करती है। स्रोत इसे भारतीय विश्व दृष्टिकोण पर एक सीधा प्रहार मानता है जो संघर्ष के बजाय सहयोग पर आधारित था। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर होती है आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को एक ही मान लेना, लेकिन स्रोत के मुताबिक इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आधुनिकीकरण का मतलब है व्यावहारिक होना, जैसे नई तकनीक से सबको शिक्षा देना। वहीं दूसरी ओर
पश्चिमीकरण का मतलब है आंख मूंद कर ये मान लेना कि पश्चिम की हर चीज बेहतर है, जैसे ये सोचना कि शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। स्रोत के अनुसार ये वैचारिक अंतर बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है। इसी भौतिकवाद से एक और सोच जन्म लेती है और वो है उपभोक्तावाद। ये क्या है? सरल शब्दों में यह वो सोच है जो मानती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने और उनका इस्तेमाल करने से ही इंसान को खुशी मिल सकती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये सोच पश्चिमी विचारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मन की शांति के बजाय बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। इसे स्रोत में एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण से समझाया गया है। कहा गया है कि अपनी इच्छाओं को सिर्फ चीजों से पूरी करने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग में घी डालना। जरा सोचिए, जब आप आग में घी डालते हैं तो क्या वो बुझती है? बिल्कुल नहीं, वो और भड़क जाती है। इसी तरह उपभोक्तावाद एक ऐसा अंतहीन चक्कर बना देता है जहां इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, बस और ज्यादा की चाह बनी रहती है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिस पर हमारे समाज में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। स्रोत बताता है कि इस विचार का जन्म यूरोप में हुआ था, जब वहां चर्च और सरकार के कामों को अलग करने की जरूरत थी। वो उनकी ऐतिहासिक मजबूरी थी। लेकिन स्रोत का दावा है कि जब इस विचार को 1947 में यहां लाया गया तो इसे इसके मूल अर्थ से पूरी तरह बदल दिया गया। आरोप यह है कि आज़ादी के बाद इसे महज एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब सवाल उठता है कि ये सारे विदेशी विचार यहाँ इतनी गहराई तक पहुँचे कैसे? यही हमारा चौथा भाग है, इंडोलॉजी और इसका गहरा प्रभाव। तो इंडोलॉजी है क्या? आसान शब्दों में कहें तो पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारत का अध्ययन। लेकिन स्रोत इसे केवल एक सामान्य एकेडमिक पढ़ाई नहीं मानता। स्रोत के अनुसार इसका इस्तेमाल एक वैचारिक उपकरण के तौर पर किया गया ताकि भारतीय संस्कृति और इतिहास को एक विदेशी नजरिए से फिर से परिभाषित किया जा सके। स्रोत इंडोलॉजी पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाता है। तर्क ये है कि इसके जरिए आर्यन आक्रमण थ्योरी जैसी बातें गढ़ी गईं ताकि समाज में बंटवारा हो सके। साथ ही हमारे प्राचीन ग्रंथों की आध्यात्मिक गहराई को कम करके उन्हें सिर्फ कहानियों तक सीमित कर दिया गया। और तो और भारतीय समाज को जबरदस्ती उसी मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष के ढांचे में फिट करने की कोशिश की गई, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इस सब का अंतिम नतीजा क्या निकला? स्रोतों के अनुसार इस लंबे प्रभाव ने लोगों के मन में एक गहरी हीन भावना भर दी। इसे आत्मविस्मृति कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक पूरी सभ्यता को उसकी अपनी ही महान जड़ों से काट दिया गया, जिससे लोग अपनी ही विरासत को शक की नजर से देखने लगे। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी भाग पर, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ। इस पूरे वैचारिक महाटकराव को समझने के बाद अब वक्त है सबसे अहम सवाल का सामना करने का। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या वाकई पूरी तरह से आजाद होने के लिए किसी भी राष्ट्र को कोई एक रास्ता चुनना ही पड़ता है? क्या हमें अपनी आध्यात्मिक जड़ों को छोड़कर केवल भौतिक दौड़ में भागना होगा, या इन दोनों के बीच कोई सही संतुलन बनाया जा सकता है? आखिर सच्ची स्वतंत्रता का असल मतलब है क्या? खैर, स्रोत का ये विश्लेषण हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर वाकई लंबे समय तक विचार करने की जरूरत है। हमारे साथ इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।